हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 26 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 24 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम सॉलिड शेप्स अराउंड अस इनके बारे में जानेंगे। मतलब जानेंगे तो सॉलिड शेप्स के बारे में, लेकिन जो हमारे आसपास होती है उनके बारे में। ठीक है, देखिए जैसा कि लेट्स रिकॉल में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ट्रू और फॉल्स का। बहुत ही आसान है, अगर आपने पीछे वाली वर्कशीट्स की है तो ये ट्रू और फॉल्स आपसे आसानी से हो जाएंगे। देखो फर्स्ट यहाँ पर आपसे कह रहा है, पहले तो मैं इसकी नंबरिंग सही कर देती हूँ। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, फर्स्ट में आपसे कह रहा है द सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल ये सारे एग्जांपल होते हैं प्लेन फिगर्स के? बिल्कुल, ये सारे टू डी फिगर्स है मेरे पास, है ना। तो ये सारे एग्जांपल है मेरे पास प्लेन फिगर के, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, सेकंड में आपसे कह रहा है सिलेंडर इज अ टू डी फिगर एंड ट्राइंगल इज अ थ्री डी फिगर। क्या सिलेंडर टू डी फिगर होती है? बिल्कुल नहीं, टू डी फिगर तो वो थी ना जिसमें हाइट नहीं होती, जबकि सिलेंडर में तो हाइट होती है, तो वो तो थ्री डी फिगर हुई। और ट्राइंगल में हाइट नहीं होती तो वो टू डी फिगर हुई। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, थर्ड वाले में कह रहा है इन ऑब्लिग्यू स्केच ऑफ सॉलिड द मेजरमेंट आर केप्ट प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? तो हमने ये किया था ना लास्ट वर्कशीट में कि हम किसी भी सॉलिड शेप की मेजरमेंट किससे कर सकते थे? आइसोमेट्रिक स्केच जो था उससे ना, उस पेपर पे जो हम बनाते थे। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है यहाँ पर? फॉल्स है। ठीक है, तो सारे जो आपने पीछे की वर्कशीट्स की है ना इस चैप्टर की, उसी पे बेस्ड चाहिए। आपसे कह रहे हैं अ सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज स्फीयर। क्या जो सॉलिड शेप होती है जिसकी कोई भी वर्टेक्स नहीं होती उसको स्फीयर बोलते हैं? बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर स्फीयर बनाए तो इसमें वर्टेक्स है कहाँ? नहीं है ना, ना इसमें वर्टेक्स होती है ना एजिज होती, सिर्फ फेस होता है ना। तो इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, लास्ट द कॉमन पोर्शन ऑफ द टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड एज। कह रहा है जो कॉमन पोर्शन होता है दो एडजेसेंट फेसेस का क्यूब के, मतलब एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक। तो जो क्यूब बना होता है, जैसे कि मैं यहाँ बना देती हूँ एक छोटा सा, इसमें जो दो एडजेसेंट फेस है एक के बाद एक जो है, उनका जो कॉमन पोर्शन है वो एज होता है। तो यही तो है कॉमन पोर्शन, तो इसे तो एज बोलते हैं। एज को शायद हम साइड भी बोलते थे ना, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास? ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट वाला लेट्स रिकॉल, जो कि बहुत ही आसान था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं लेट्स मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर सिस्टर ऑन हिज और हर बर्थडे। ऑल्सो प्रिपेयर 3 सेम साइज gift box of cubical shape for him or her. Now place these boxes on the floor adjacent to each other. Now answer the following question. देखो आपसे क्या क्या रहा है ये कि आपको ना एक बर्थडे कैप बनानी है। ठीक है, अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए, जिसका भी बर्थडे है उसके लिए बनानी है। ठीक है, साथ साथ आपको ना 3 गिफ्ट भी बनाने हैं, लेकिन जो वो गिफ्ट है ना वो सारे क्यूबिकल शेप के होने चाहिए। अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए ही बनाने हैं जिसका भी बर्थडे है। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो बर्थडे कैप बनाई थी वो तो दे दी होगी ब्रदर या सिस्टर को। अब जो आपने 3 गिफ्ट बॉक्स बनाए हैं ना, ये आपको क्या करना है, फ्लोर पे एक के साथ एक रख देने, क्यूब शेप के। तो मैंने माना जैसे कि मैंने एक यहाँ पर ये बना दिया छोटा सा। ठीक है, एक और बना दिया, ये थोड़ा छोटा हो गया ज्यादा, रुको मैं इसको सही कर देती हूँ। आपको 3 ऐसे बना के नहीं दिखाने हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। आपको तो सिर्फ जो नीचे क्वेश्चन है ना उनका आंसर देना है। ठीक है, देखो तो एक और बना देते हैं। मैं आपको ये अलग अलग दिखा रही हूँ, वैसे तो ये आपको एक साथ रखने हैं, एक के साथ एक। ठीक है, एक और बना दिया। ठीक है ना, अब आपको करना क्या है, ये 3 एक के साथ एक रख देने हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसका आंसर देना है। देखो फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं यहाँ नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। कौन सी शेप की होती है बर्थडे कैप? कोन शेप की होती है ना। तो शेप का नाम तो यहाँ पर आ गया कोन। फिर आपसे कह रहा है एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजिस वर्टिसेस एंड फेसेस। अब एजिस वर्टिसेस और फेसेस के बारे में भी बताओ इसके। तो ये तो हमने लास्ट वर्कशीट में किए थे ना, इसके एजिस फेसेस और वर्टिसेस किए थे ना। चलिए लिख देते हैं। तो कितने एजिस होते हैं इसमें? 1। कितने वर्टिसेस होते हैं इसमें? 1। और कितने फेसेस होते हैं इसके अंदर? 2। तो कौन जिस शेप की भी आपकी बर्थडे कैप बनी है उसके ही आपको एजिस वर्टिसेस और फेसेस लिखने थे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैन ऑब्जर्व द cubical boxes which you have put on the floor and tell the number of faces of each cubical box which you visualize.
ऑल्सो नेम द शेप, ऑल्सो नेम द शेप विच हैज बीन फॉर्म्ड बाय पुटिंग दिस 3 बॉक्स ऑन द फ्लोर। देखो अब आपसे पता है क्या कह रहा है, जो आपने 3 बॉक्स बनाया ना क्यूबिकल शेप के, हर एक बॉक्स का फेस बताओ, आप कितने फेस देख सकते हो जो आपने एक के साथ एक रखे हुए, ठीक है। और उसके बाद वो जब आपने एक के साथ एक ये तीनों क्यूब्स रख दिए ना, तो कौन सी फिगर बनी वो भी बताओ, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ फेसेस देखते हैं। देखो जब आप तीनों क्यूब को एक साथ रख दोगे इन क्यूबिकल बॉक्स को, तो होगा क्या, ये वाला जो फेस है, आप फिगर में देखो जो मैंने बना रखी है, इस वाले फेस से ये वाला फेस कवर हो जाएगा। वैसे तो अगर आपको पता होगा ना कि क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 होते हैं ना, तो अब ये तो कवर हो गया। उसी तरीके से जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड से कवर हो जाएगी, है ना। तो ये तो आपको दिखेंगे नहीं ना, आप अगर आपके पास घर में क्यूब हो तो आप एक बार रख के देखना एक के साथ एक, तो आपको पता चल जाएगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें कितने फेस देख पाओगे, आप सिर्फ 5 फेस देख पाओगे। और इसमें कितने फेस, इसमें तो 4 ही देख पाओगे, क्योंकि दोनों साइडों के फेस तो दोनों क्यूब ने कवर कर लिए, है ना। और इसमें कितने देख पाओगे, 5। तो आपको वही बताना है कि आप हर एक क्यूबिकल बॉक्स के कितने फेस देख सकते हो। तो आप लिख देना कि फर्स्ट क्यूबिकल बॉक्स के आप कितने देख सकते हो, तो 5। और सेकंड क्यूबिकल बॉक्स के कितने देख पाओगे, 4। और थर्ड क्यूबिकल बॉक्स के कितने देख पाओगे, वो हो जाएगा 5, ठीक है। अब आगे आपसे ये भी कह रहा है, जब आपने तीनों क्यूब को एक साथ रख दिया क्यूबिकल बॉक्सेस को, तो कौन सी शेप आई, तो नेम ऑफ द शेप, तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या आ जाएगा उसका आंसर, क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब ये वाला देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं। कह रहा है अ बल्ब इज केप्ट बर्निंग जस्ट राइट अबव योर बुक, नेम द शेप ऑफ द शेडो ऑब्टेन एंड ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द शेडो। कह रहा है ये ना एक बुक के ऊपर बल्ब लगा हुआ है, इससे इस पे शेडो आ रही है, तो आपको जो शेडो पड़ रही होगी उसका नाम भी लिखना है, कौन सी शेप की शेडो पड़ रही होगी, और वो रफ स्केच उस शेडो का बनाना भी है। तो देखो जब आप बल्ब के नीचे बुक रखोगे ना, तो रेक्टेंगल शेप की शेडो आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, शेडो ऑफ अ बुक विल बी रेक्टेंगल, ठीक है। आप चाहो तो ये घर पे भी करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा रेक्टेंगल शेप की, और कुछ ऐसी आएगी। रेक्टेंगल बना देना, इसमें ब्लैक कलर कर देना, क्योंकि शेडो ऐसी होती है ना, तो आपको पता चल जाएगा ऐसी कुछ बन रही होगी यहाँ पर पूरे पे, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाला भी हो गया, फोर्थ वाला देखते हैं। कह रहा है ड्रॉ द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन पिक्चर। तो देखो ये कार से याद आ रहा है, लास्ट वर्कशीट में भी कार थी जिसका टॉप फ्रंट और साइड व्यू आपको बना के दे रखा था, है ना। यहाँ पर आपको बनाना है, तो बना सकते हो आप। टॉप ये वाला है आपके पास, ठीक है। साइड व्यू आपके पास ये वाला है पूरा, जिसमें आपको ये 2 व्हील्स दिखाओगे, ठीक है, और यहाँ इतना साइड व्यू दिखा दोगे। और फ्रंट व्यू कार का कौन सा है, ये वाला है, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। आपकी लास्ट वर्कशीट में ये कार की फिगर बनी हुई है, और तीनों साइड के व्यूज भी उसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो वहां से देख के भी बना सकते हो, ठीक है ना। और ये आपका हो गया साइड व्यू, ठीक है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेट ऑफ द डाइस इज गिवन बिलो, नाउ आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो नेट, नेट का मतलब क्या था, जब हम किसी भी एक सॉलिड शेप को खोल देते हैं तो उसके जो पार्ट्स होते हैं हम उनको नेट बोलते हैं, है ना, यही किया था ना हमने। अब यहाँ पर ये दे रखा है डाइस के नेट, ठीक है। अब उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। सबसे पहली बात तो आप ये यहाँ पर समझ लो, फिर आंसर तो हम बहुत आसानी से दे देंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर एक डाइस बना दूं, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसमें एक चीज होती है, जो इसके अपोजिट फेस होते हैं ना, अपोजिट फेस मतलब अगर मैं ये वाला फेस और इस वाले फेस की बात करूं, तो उन दोनों का सम हमेशा 7 होता है, हमेशा। मतलब अगर यहाँ पर 6 लिखा है डाइस पे, तो यहाँ पर 1 लिखा होगा। आपके घर में अगर डाइस है तो आप अभी उठा के देख सकते हो कि 7 है या नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिखा होगा। तो जब जो भी डाइस के अपोजिट फेस होते हैं ना, उनका सम हमेशा 7 होता है, ठीक है। अब मैं फिलहाल इस डाइस को, चलो मैं यहां पर बना देती हूँ, ठीक है ना। अब देखो, तो अब आपको जो ये नेट दे रखे हैं, इनके अपोजिट पहले आपको मैच करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए का अपोजिट है सी,
ठीक है ना। और 2 का अपोजिट है 3, सॉरी 2 का अपोजिट है 5, मैंने गलती से इस पे 3 पे लगा दिया है। ठीक है, इस 2 का अपोजिट है ये 5 और इस b का अपोजिट है ये 3। ठीक है, तो जब आप डाइस को जोड़ोगे तो ये ऐसे आएंगे अपोजिट। तो इसका मतलब a के साथ c मिला हुआ है, तो a प्लस c इन दोनों का सम 7 होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डाइस पे जो भी अपोजिट फेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। ठीक है, और 2 प्लस 5 ये तो 7 बन ही रहा है, बनना है नहीं बनना। अब b प्लस 3 क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम भी 7 होगा। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि डाइस के अपोजिट फेसिस का सम हमेशा 7 होता है। और एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है भी, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ अपोजिट फेसिस ऑफ डाइस, तो इसका आंसर 7 ही है। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट वाला देखते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑन द फेस बी, जो ये बी है ना, इसमें कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। तो देखो हमको पता है b प्लस 3 7 होगा, तो क्या मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकती हूँ, b प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो b कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो b आ गया मेरे पास 4, इसका मतलब b पे 4 होगा, 4 नंबर होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसिस ए बी सी इन द फिगर। कह रहा है जो ये फिगर है ना, इसमें ए बी सी इन तीनों फेसिस पे जो नंबर लिखे हैं उनका सम बताना है। तो देखो मुझे सिर्फ बी का पता है कि बी पे 4 लिखा हुआ है, इसके अलावा मुझे ए और सी के नंबर नहीं पता, और शायद से मैं निकाल भी नहीं सकती। क्यों, क्योंकि देखो a प्लस सी 7 है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर मेरे पास a1 है तो c6 होगा, अगर मेरे पास a2 है तो c5 होगा, अगर मेरे पास a3 है तो c4 होगा, है ना। अगर मेरे पास a2 है, सॉरी a4 है, तो ये कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अगर मेरे पास a5 है तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे तो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं और भी। ठीक है, तो ए और सी की मैं एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ नहीं लिख सकती हूँ, हाँ लेकिन मुझे इतना पता है सम निकालना है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, यही निकालना है ना। तो ए प्लस सी तो मुझे पहले से ही पता है 7 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड पे है, तो ए प्लस सी की जगह तो मैं डायरेक्ट 7 ही रख देती हूँ। अब बी की वैल्यू मुझे 4 पता ही है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 11। ठीक है ना, तो हमें इन कॉम्बिनेशंस की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमने डायरेक्ट ए प्लस सी 7 ही रख दिया, क्योंकि हमें पता है ये अपोजिट साइड पे है, ये अपोजिट फेस है, तो इनका सम 7 होगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पार्ट 5 जिसमें 3 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इसी के साथ ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 26। अब वर्कशीट नंबर 27 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।